हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। आपका अभिनंदन है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मंच पर सर। योगी जी नमस्कार। सबसे पहले न्यूज 18 नेटवर्क की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राइजिंग उत्तर प्रदेश को अपना समय दिया, हमें अपना समय दिया इस कॉन्क्लेव के लिए। अमित जी धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को भी अभिनंदन करता हूं। कोविड-19 की चुनौती का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद लगभग 1 वर्ष के बाद हम लोग फिर से इस प्रकार के टीवी शो का हिस्सा बन पा रहे हैं जी। तो स्वाभाविक रूप से कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई की सफलता का एक जीवंत उदाहरण है ये। मैं इसके लिए सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और जिनके नेतृत्व में इस पूरी लड़ाई को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का, स्वास्थ्य कर्मियों का, कोरोना वॉरियर्स का और देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने वैक्सीन देकर के कोरोना की लड़ाई को सफलतापूर्वक प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया विश्वास भरा है, उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। योगी जी इस सेशन का हमने नाम दिया है 2022 का बाजीगर, यानी सबकी नजर योगी आदित्यनाथ पर होगी। अगले 1 साल में के बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर हम देखें तो पिछले 4 साल पहले आप गोरखपुर से सांसद रहे, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कहा गया था कि भगवाधारी इतना बड़ा राज्य कैसे संभाल लेगा, लेकिन आज बंगाल से लेकर असम तक, अगर सीधे तरह से कहूं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी डिमांड बहुत है। देखिए, भारत की सनातन आस्था है, भारत के मूल्यों और आदर्शों में निहित है और उस पूरी परंपरा के प्रति मेरी एकांत निष्ठा है। जो भारत का है उस पर गौरव की अनुभूति करना है और उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना है। हम लोग यही कार्य कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वही किया जो देश हित में होगा या प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित में होगा। लेकिन हम लोग इस बात को मानते हैं कि अपनी किसी भी सफलता में हमारे अंदर अहंकार का भाव भी ना आए, लेकिन अगर हम अच्छे मार्ग पर हैं और कहीं असफलता आ भी गई तो हम उससे निराश भी नहीं होंगे, बल्कि चुनौती का सामना करके फिर से सफलता का मार्ग का अनुसरण करेंगे। और प्रदेश में हम यही कर रहे हैं। 2022 भारतीय जनता पार्टी पहले की तुलना में ही भारी बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी और निसंकोच बनाएगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा यह सवाल आपसे ये इसलिए है कि आप अपने सफर को इंडिविजुअली पिछले 4 साल की कैसे देखते हैं, क्योंकि आप एक सांसद थे और सांसद से फिर मुख्यमंत्री बनना और लगातार चुनाव भी जीते, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इसमें मैं एक पार्टी से जुड़ा हूं जी। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए इसमें इंडिविजुअल के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे स्वयं के हित या अहित का कोई प्रश्न नहीं है। जो पार्टी की नीति है, जो पार्टी के कार्यक्रम है, जो पार्टी की कार्ययोजना है, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूं। जो पार्टी का संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र को हमें जमीनी धरातल पर उतारना है और इसमें अगर कहीं कोई संदेह होता है तो हम सब इस बारे में गौरवशाली हैं कि हमारे पास उस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व है कि हम उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और फिर मजबूती के साथ
उस व्यवस्था को लागू करते हैं। जी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 2017 में अपना चुनावी घोषणा पत्र जो बनाया था, तो घोषणा पत्र को उन्होंने नाम लोक कल्याण संकल्प पत्र दिया था। लोक कल्याण संकल्प पत्र का मतलब ही है कि लोक कल्याण के प्रति हम सब समर्पित भाव के साथ लगेंगे और संकल्प वही जिसके लिए फिर कोई विकल्प नहीं, केवल एक जो कहा गया उसको करके दिखाना है और वह करके दिखाया गया। आज अखिलेश जी पहले सेशन में थे तो उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र का जिक्र कम से कम 4 से 5 बार करा। उन्होंने बोला जब आप योगी जी यहां पर आएंगे तो आप जरूर सवाल पूछिएगा कि संकल्प पत्र पे अमल क्यों नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी। मैं यही तो कहना चाहता हूं ना जी, कि उनका घोषणा पत्र था, मैं हमारा संकल्प पत्र था। हमने जो कहा वो करके दिखाया। मैं एक एक करके सबको गिना देता हूं। हमें उसकी ये सब नोट करके लाने की आवश्यकता भी नहीं है जी, और ना हम लोग उस प्रकार के दस्तावेजों को, अब तो तकनीक आ चुकी है, अभी हम लोग तो बजट भी पेपरलेस कर दिए हैं। इसलिए अभी अखिलेश जी बहुत पीछे के युग में जी रहे हैं, हम लोग एक नए युग की तरफ बढ़ चुके हैं। डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी कि सच्चे समाजवादी को संपत्ति और संतति इन दोनों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कि आज का समाजवाद और उत्तर प्रदेश का समाजवाद, मैं इसको इसीलिए कहता हूं, यह एक बहुरूपिया ब्रांड बन चुका है। इसके अनेक रूप हैं। एक जातिवादी समाजवाद, परिवारवादी समाजवाद, शिवपाल जी का प्रगतिशील समाजवाद, ये बड़ा शब्द बोल रहे हैं बहरूपिया समाजवाद। ये बहुरूपिया ब्रांड है, ये बहरूपिया ब्रांड हो चुका है। जैसे अलग अलग चीज के ब्रांड होते हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश के समाजवाद के भी हो गए हैं। कोई प्रगतिशील समाजवाद हो गया, कोई जातिवाद, कोई परिवारवाद, उसके इर्द गिर्द। इसलिए उनकी घोषणाएं भी जो होती थी वह परिवार को और जाति को देख करके होती थी, प्रदेश की 24 करोड़ जनता को देख करके नहीं। उन्होंने हर चीज में पिक एंड चूज किया है। नौकरी देंगे तो नौकरी में भी वही पिक एंड चूज होता था। तो इसको आप बहरूपिया ब्रांड मानते हैं आप? मैं वही बोल रहा हूं ना जी, कि हमने जब प्रदेश का कोई संवैधानिक दायित्व आप निभा रहे हैं तो उस समय पिक एंड चूज नहीं हो सकता, उस समय तो संकल्प होगा। मैं जो कुछ कहूंगा देश के संविधान को साक्षी मान करके कहूंगा और करूंगा। मैं प्रदेश के 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं और वही कार्य हम लोगों ने किया है। 4 वर्ष में 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। हमारे यहां सरकारी भर्ती में, वह पुलिस की भर्ती हो या उत्तर प्रदेश पीसीएस की भर्ती हो, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता किसी नौकरी में कहीं से कोई लेन देन हुआ हो, कहीं पर किसी ने कोई भी इस प्रकार की चर्चा की हो। मेरे पास एक बार एक मामला आया था परीक्षा नियंत्रक के मुद्दे को लेकर। मैंने उसी दिन पूरी व्यवस्था को रोक करके मैंने कहा पहले परीक्षा नियंत्रक को जेल के अंदर ठूंसो और तब उसके बाद फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और 4 लाख नौजवानों को प्रदेश के इतिहास में पहली बार पारदर्शी तरीके से नौकरी मिली है, प्रदेश के अंदर हुआ है। एक इसके साथ अगर निजी क्षेत्र में आप देखेंगे लाखों की संख्या में नौजवानों को नौकरी मिली। अगर आप देश के अंदर बेरोजगारी का रेट देखेंगे 2016 के पहले ये 17% था, आज ये 4 तक आ चुका है। कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे बेहतर रेट रखता है, जिसमें बेरोजगारी सबसे न्यूनतम स्तर पर है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य अगर इतना बेहतर रिजल्ट दे रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये तब है क्योंकि हमने उसके अनुरूप कार्य किए हैं। एक और उसको बड़ी उपलब्धि हुई है। उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी यूपी नंबर 2 पर पहुंच गया है। सवाल यह है कि आप सन्यासी से सीधा अर्थशास्त्री भी बन गए हैं। नहीं, मैं कुछ ना, मैं पहले भी सन्यासी था, आज भी सन्यासी जी, लेकिन एक सन्यासी शासन की व्यवस्था को भी उसी सुव्यवस्थित तरीके से सुशासन की राह पर आगे बढ़ा सकता है और हर एक फील्ड में कार्य करके दिखा सकता है। ये हम लोगों ने करके दिखाया है। देखिए 2015-16 में प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग की व्यवस्था या ईज ऑफ डूइंग में जो रैंकिंग थी हमारी, यानी व्यवसाय की सुगमता जिसे आप कह सकते हैं, इसमें हमारी रैंकिंग 14वें नंबर पर थी। इसको हम 17 में 12वें नंबर पर लेके आए और फिर इसके बाद जो हमने रिफॉर्म किए प्रदेश के अंदर, इसके बाद प्रदेश के अंदर हमने सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई
हम लोगों ने प्रदेश में निवेश मित्र पोर्टल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ उसको जोड़ा और उसके बाद आज देश के अंदर हमारी रैंकिंग नंबर 2 पर है। यानी देश के अंदर निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य कोई आज के अंदर है तो वह उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 2 पर आज आ चुका है। एक मुझे कभी कभी संकोच होता था जब कोई राष्ट्राध्यक्ष हमसे मिलता था या मुझे किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलना होता था, कोई विदेशी कोई एम्बेसडर आ गया, कोई राजदूत आ गया, कोई हाई कमिश्नर आ गया, उनके साथ हमारी जब चर्चाएं होती थी, आर्थिक मुद्दों पे चर्चा होती थी, तो हम लोगों को कभी कभी ये संकोच होता था कि भाई हम देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का स्टेट है। तो अगला वाक्य हो सकता हो ये सुनने के लिए वो उत्सुक रहा हो कि मैं ये भी कहूंगा कि हम देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी हैं, लेकिन हमें संकोच होता था मुझे बोलने में उनको कि हम 5वीं या 6ठी अर्थव्यवस्था है। आबादी हमारी सबसे बड़ी, इकोनॉमी में हम सबसे पीछे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। 2 नंबर पर हम आ चुके हैं जी। अगले 5 वर्ष का हम रोड मैप अपना तैयार कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश जिस दिशा में जा रहा है, बहुत सारे लोगों में हलचल है, आप देखना उत्तर प्रदेश उसको भी अचीव करेगा। अखिलेश प्रति व्यक्ति आए, जी जी जी, यही पूछा जाना चाहिए अखिलेश जी को। उन्होंने कहा कि बीजेपी आंकड़ों की जादूगर है, ये आंकड़े पेश करते हैं, जमीन पे कुछ नहीं है। देखिए, जिनको केवल घोषणा करनी है जी, तो उनको आंकड़ों से भी मतलब क्या है। आप बोल लीजिए कि हम पूरे उत्तर प्रदेश को चंद्रमा तक लेके चले जाएंगे, मंगलयान तक लेके, मंगल ग्रह तक लेकर के जाएंगे। जब आपको करना ही नहीं है, आप तो सीमित है, पहले से घोषणाओं तक सीमित हैं। तो ये घोषणाएं कर देने से हर बार ही कहते हैं हमने मेट्रो चलाई, हमने रिवर फ्रंट बना दिया, देश को उस पर गर्व होना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि देश कितना गर्व करेगा किसी चीज पर, मैं उन्हीं आंकड़ों में आ रहा हूं। 15-16 तक प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जी ये मात्र 43,000 थी, आज ये बढ़कर के 95,000 पहुंची है 4 वर्ष में। क्या ये आंकड़े, ये मेरे आंकड़े नहीं है, नहीं, इस पर बजट भी 5 लाख करोड़ के करीब का था। 2 लाख करोड़ से बढ़ा करके हमने इसको 5 लाख करोड़ तक 5.5 लाख करोड़ तक पहुंचाया है जी। और ये बजट के दायरे को बढ़ाना ये केवल लेखा जोखा का आंकड़ों का खेल नहीं है, इस सरकार के विजन और प्रदेश के डेवलपमेंट का एक रोड मैप भी है। हम कैसे प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे, पूरे बजट को आप देख लीजिए, इसमें कहीं जाति नहीं, कहीं मत नहीं, कहीं मजहब नहीं, कहीं क्षेत्र नहीं, कहीं भाषा नहीं, कहीं कोई वाद नहीं। ये तो वही है जो मोदी जी ने मंत्र दिया था 2014 में, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के भाव पर आधारित बजट भी है, जिसमें हर एक तबके के लिए व्यवस्था भी है। लेकिन प्रदेश के विकास का एक बेहतर रोड मैप भी सबके सामने हमने प्रस्तुत करके दिखाया है कि हम इसको इस रूप में लेके जाएंगे जी। जहां तक प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, 2017 में जब हम लोग आए थे, प्रदेश के अंदर अगर मैं एक्सप्रेसवे की बात करूं, 2 एक्सप्रेसवे थे, एक चालू स्थिति में थी, यमुना एक्सप्रेसवे, दूसरी एक्सप्रेसवे चालू हो नहीं पाई थी, उसमें लगभग 30% काम बचा था, जिसको हम लोगों ने आने के बाद संपन्न किया। तो अलग विषय है कि अखिलेश जी उसका दिसंबर 2016 में उद्घाटन कर चुके थे जी। ये 5 वर्ष की उनकी एक उपलब्धि के रूप में आप देख सकते हैं कि अधूरा एक्सप्रेसवे, जिसपे शेष कार्य 30% काम, एक्सप्रेसवे बनाया गया है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने करा, शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने, उसकी सड़क की क्वालिटी देखिए कैसी बन रही है। वही हम कह रहे हैं ना जी जी, मैं उसी में आ रहा हूं। सड़क की क्वालिटी तो इसमें हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को पहले से उसमें थर्ड पार्टी के रूप में रखा हुआ है जी। लेकिन अगर मैं उसकी तुलना अन्य उनके कार्यों के साथ कराऊं जी, तो कहीं नहीं टिकते। एक दूसरा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो उनका एक और जो किस्सा है, जो उनके बारे में जो हम लोगों ने, मैं उसको बहुत नजदीक से महसूस किया। मार्च 17 में हम लोग आए, मई 2017 में मैं समीक्षा कर रहा था, तो मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की समीक्षा के लिए कहा कि भाई मुझे बताओ क्या प्रोग्रेस है। तो प्रोग्रेस 0 थी। मैंने पूछा भी क्यों काम नहीं हो रहा है जी, तो मुझे बताया गया कि साहब उसमें तो लैंड ही नहीं है। लैंड ही नहीं है तो लैंड नहीं तो फिर क्यों कर रहे हैं। तो हमने फिर से उसको कैंसिल करवा करके हमने कहा भी इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए।
आप सोचिए कि लोग दिसंबर 2016 में जो टेंडर किए थे 15,200 करोड़ रुपए का टेंडर किए थे और उसमें इन्होंने वर्क भी आवंटित कर दिए थे। अलग अलग संस्थाओं को कार्य करने के लिए टेंडर भी, उन टेंडर के बाद सारी प्रक्रिया इन्होंने पूरी कर दी थी। जमीन मानक के अनुरूप इनके पास थी भी नहीं। हम लोग जब आए, हम लोगों ने उसके बाद से फिर पहले जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ की और जब हमारे पास 18 में 96% लैंड आई, हमने टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ की। मैंने देखा कि जितना 15,200 करोड़ रुपए में ही उतना ही टेंडर आया है, उतना टेंडर उतना ही आया। तो मैं इस बारे में पूछा, मैंने कहा भी क्या इसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल बीट एक साथ आई हैं? कहा नहीं, अलग अलग आई हैं। तो हमने कहा इसको कैंसिल करके एक बार अलग एक साथ मंगाओ। एक साथ जब मंगाई गई जी, और हमने उसमें काफी अन्य चीजों में जो हमें लगता था कि इसमें कहीं ना कहीं ये मिलजुल करके सारा खेल खेला जा रहा है। आज वही एक्सप्रेसवे उतना किलोमीटर लंबा लेकिन पहले से 10 मीटर चौड़ा बन रहा है और वही एक्सप्रेसवे 11,800 करोड़ रुपए में बन रहा है। जो 15,200 करोड़ में जिसको ये बना रहे थे, हम 2 साल बाद कार्य प्रारंभ करते हैं, 11,800 करोड़ रुपए में हम बना रहे हैं। और उसी एक्सप्रेसवे में हम लोग 80% कार्य पूरा कर चुके हैं। हमारा प्रयास है कि इस वर्ष अप्रैल के अंत तक हम उस कार्य को कंप्लीट कर दें। ये है। दूसरा, बुंदेलखंड क्षेत्र को भी एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई है। हमारा 50% काम वर्तमान में पूर्ण हो चुका है। युद्ध स्तर पर हमारा कार्य चल रहा है और डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी हम उसके साथ जोड़ रहे हैं। तीसरा, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक हमारा काम, इस पर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है और हमारा अनुमान है कि जून तक हम भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को प्रारंभ करते हुए इसके बाद इस कार्य को हम प्रारंभ करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे में। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य उस पर प्रारंभ हो चुका है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के कार्य को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये 5 वर्ष में एक अधूरे एक्सप्रेसवे को प्रदेश को देते हैं और यहां पर हम 5 एक्सप्रेसवे में एक साथ प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। 2017 में प्रदेश में एक भी सिटी मेट्रो से नहीं जुड़ी थी और कहने के लिए तो लोग बोल देते हैं, वे कोई कार्य होता है तो कहते साहब ये तो हमने भी सोचा था। कहते हैं आप फीता काटते हैं जाकर। नहीं, मैंने वही कहा ना कि 2017 में एक भी सिटी हमारा मेट्रो से नहीं जुड़ा था जी। न लखनऊ, न गाजियाबाद, न नोएडा, न ग्रेटर नोएडा। आज चारों मेट्रो से जुड़ी हैं। कानपुर में मेट्रो का काम हम लोगों ने प्रारंभ कराया है और आगरा में भी इसी कोविड-19 के दौरान हम लोगों ने मेट्रो का काम प्रारंभ किया है। ये सभी कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे यहां हो रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों की क्या स्थिति हुआ करती थी? आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अच्छी कनेक्टिविटी भी होनी आवश्यक है ना। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जो एक इमेज थी बीमारू स्टेट की, उस इमेज से आपने बाहर निकाल दिया है उत्तर प्रदेश को? आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभर चुका है। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हम पहली अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं और हम बहुत जल्दी इसको भी अचीव करेंगे। आप मुंबई गए, वहां पर फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट लेके चले गए। उद्धव ठाकरे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बोला कंपटीशन होना अच्छी बात है लेकिन चिल्ला चिल्लाकर धमकाकर कोई यहां के उद्योग को लेकर जाना चाहेगा तो मैं जाने नहीं दूंगा, चाहे कोई कुछ कर ले। हम धमका कहां रहे हैं? हम किसी को धमका कहां रहे हैं? हम मुंबई गए थे। मुंबई में मुझे लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बॉन्ड जारी करना था। उस दौरान मैंने वहां पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में गए थे और उत्तर प्रदेश का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था जिसका बॉन्ड जारी होना था। हमने उस प्रक्रिया को वहां पूरा किया। इस दौरान में अलग अलग तबके के लोगों से मिला। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत मुख्यमंत्री आते हैं, मैं उनका अवगत करता हूं जी। भाई आज जो कुछ भी होना है वो पॉलिसी के दायरे में होना है और जो अच्छी सुविधा देगा, सुरक्षा का माहौल देगा। उद्धव ठाकरे तो आप लोगों के सहयोगी थे, इतना नाराज क्यों हो गए वो आप लोगों से? देखिए, ये उद्धव जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं जी, लेकिन इसमें नाराजगी की बात कहां? भाई मैंने तो कहा कि भाई ये फिल्म सिटी हम उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएंगे, इसमें ये सुविधा हम देना चाहते हैं। अगर लोगों में उसके प्रति उत्साह है तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार का इसके पीछे फेल्योर भी है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी हमने प्रस्तावित की है
वह देश और दुनिया की बेहतरीन फिल्म सिटी होगी। और मैं पूरे देश और दुनिया के इस फील्ड में काम करने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको मैं इसके लिए आमंत्रित भी कर रहा हूं। वे लोग आए, प्रदेश में अपना निवेश करें। हम इसको पीपीपी मोड में आगे लेके जा रहे हैं।